अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 4 से कौन से न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, प्लस इस वीडियो लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे इस चैप्टर में जो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम 4.1 से 4.5 जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आए लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1। A man pushes a lawn mower with a 40 Newton force directed at the angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स, एक सपोज करें कि हमारा एक लॉन है और इसमें एक माली जो है वो जो है 40 न्यूटन फोर्स लगाता है। ठीक है जी। तो अप्लाइड फोर्स कितनी है? 40 न्यूटन। और वो जो ग्रास स्ट्रिप्स को कट करता है वो लॉन मूवर को 20 मीटर जो है लॉन्ग ग्रास के ऊपर जो है वो लेकर चलता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास वो होगा 20 मीटर। और विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एंगल बना रही है थीटा वो है 20 डिग्री। तो वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क सिंपली हम पढ़कर आए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू एफ की जगह 40, डिस्प्लेसमेंट की जगह 20 और कॉज ऑफ 20। कॉज ऑफ 20 आप चेक कर लेंगे तो आएगा 0.94। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 750 जॉल। या आप इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 10 टू इज पावर 2 जॉल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.2। अ रेन ड्रॉप mass 3.35 multiplied 10 to the power minus 5 kg falls vertically at constant speed। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि constant स्पीड से जो है वो गिर रहा है, फॉल कर रहा है। तो इस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट हैं बट बराबर हैं। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेविटी भी है, फ्रिक्शन भी है। ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड है, अपोजिट है, बट बैलेंस है, बराबर है। तो अपोजिट डायरेक्शन है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाउ मच वर्क इज़ डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो ए बी पार्ट हैं इसके, बट देखें हमने ये पढ़ा है जो हमारे पास अपोजिट फोर्सेस होती हैं। ठीक है, दो फोर्सेस अगर से कोई ऑब्जेक्ट, पहले तो आप ये देखें कि यहाँ उसने मेंशन किया है कि रेन ड्रॉपलेट जो है कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है। जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स स्टूडेंट तब ज़ीरो हो सकती है जब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस mg है। मीन्स के बात करने का मकसद ये है कि आप जो है एक कैलकुलेट कर लें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अगर आप उसी के साथ माइनस लगा देंगे तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगी। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री है। तो देखें मैस ऑफ रेन ड्रॉपलेट हमारे पास कितना था? 3.35 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 kg। डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉलिंग हाइट 100 मीटर। ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी इज इक्वल टू एम जी। द रेन ड्रॉपलेट फॉल्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, विच मीन्स फोर्स नेट फोर्स अब यहाँ लिख लें, विच मीन्स नेट फोर्स ऑन इट्स ज़ीरो। तो नेट फोर्स आप लिख लें एफ एन इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ एफ को हम लिख सकते हैं माइनस एफ जी या माइनस एम जी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो हमारे पास होगा, रेन ड्रॉपलेट भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो कॉस 0 1 आएगा। तो एफ जी और एच, तो यहाँ पर वर्क अपेयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो एम जी एच की वैल्यू हम पुट कर देंगे मैस की। जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट की। तो हमारे पास डब्ल्यू जी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आ जाएगा 0.0328 जॉल। अब ये करने की ज़रूरत कोशिश नहीं है। ठीक है, मिस्टेक 1। तो अब ये आपको बी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
रीज़न ये है कि आप इसी आंसर के साथ माइनस लगा देंगे और आप बता देंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अगेंस्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो हमारे पास जो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। अब यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये WG नहीं है, ये WF है और ये पार्ट A नहीं है, ये पार्ट A, ये पार्ट B पार्ट है, ठीक है। तो सेम है हमारे पास। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करता चलूँ कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगी रेन ड्रॉपलेट पे, तो रेन ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पर cos 180 बनेगा। तो cos 180 की वजह से आप वर्क के फार्मूला से भी यहाँ पर माइनस साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस mgs, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो हमारे पास वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आएगा, ये दोबारा बता दूँ WF है, वो आएगा माइनस 0.0328 जाउल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.3 मार्क कर लें स्टूडेंट्स। जो पहले दो न्यूमेरिकल थे ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, बट नोट कर लें कि 4.2 और 4.3 स्पेशली 4.3 मोस्ट फेवरेट, ये अक्सर पेपर में या तो लॉन्ग रिपीट होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 4.3। 10 bricks each 6 centimeter thick and 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them on the top of another? Students, हमने ना एक ईंट के ऊपर एक ईंट उठाकर रखनी है, उसके ऊपर एक और ईंट उठाकर रखनी है, उसके ऊपर एक और ईंट, तब तक रखनी है जब तक ये 10 की 10 ईंट जो है वो एक वर्टिकल वॉल नुमा शेप ना बना लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैपिटल N कितनी है, 10। अच्छा जी, थिकनेस ऑफ ईच ब्रिक को यहाँ पर हमने H से लिखा है 6 सेंटीमीटर, सेंटी होता है 10 to the power -2, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। मैस ऑफ ईच ब्रिक हमारे पास है 1.5 kg, तो मैस 1.5 kg। अब हमने करना क्या है, एक ईंट रखनी है, उसके ऊपर एक और ईंट, उसके ऊपर एक और ईंट, इसके ऊपर एक और ईंट, जब तक हम 10 ईंटें ना रख दें, हमने एक लंबी कतार बना देनी है। बट ज़रा आप इमेजिन करें कि उसने कहा ये तमाम ईंटें टेबल पर पड़ी हुई हैं, क्या हमें पहली ईंट को भी उठा कर रखना पड़ेगा? और भाई पहली ईंट तो ऑलरेडी टेबल पर पड़ी हुई है, पहली ईंट जो है, जो ब्रिक है, वो हमारी ऑलरेडी टेबल पे है। हमें वर्क करना पड़ेगा दूसरी ब्रिक को पहली ब्रिक पर रखने के लिए, फिर हमें वर्क करना पड़ेगा तीसरी ब्रिक को दूसरी ब्रिक पर, और फाइनली हमें एट द एंड जो है वो वर्क करना पड़ेगा आखिरी 10वीं ब्रिक को 9वीं ब्रिक पर रखने के लिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट ब्रिक के लिए हम कोई वर्क नहीं करेंगे, W10 होगा, ठीक है। तो देखें, वी कैन कंसीडर द केस ऑफ स्टैकिंग ब्रिक्स ऑन द टॉप ऑफ अनदर। फर्स्ट ब्रिक इज़ ऑलरेडी लाइंग फ्लैट। वो क्या लिखता है कि जो पहली ईंट है वो तो ऑलरेडी क्या है, लाइंग फ्लैट है, टेबल पर रखी हुई है। नो वर्क इज़ डन ऑन इट, हमें उस पर कोई वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन अदर टू स्टैक सेकेंड ब्रिक ओवर फर्स्ट ब्रिक, द वर्क इज़ डन टू प्लेस इट ओवर फर्स्ट ब्रिक इज़ MGH, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हाइट है ब्रिक की हमने अभी लिया थिकनेस H है, तो जब हम पहली ईंट पर दूसरी ईंट रखेंगे तो हमें H हाइट जो है वो अटेन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल वर्क अपेयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये याद रखिएगा, W10 है, W2 होगा MGH, W3 होगा 2MGH, आगे लिखा है। तो आगे देखें, टू प्लेस थर्ड ब्रिक ओवर फर्स्ट 2। अब वो क्या कहता है, जब हम तीसरी ईंट रखेंगे पहली दो ईंटों के ऊपर, तो हम कितना वर्क करेंगे, 2MGH, क्योंकि एक ब्रिक की थिकनेस कितनी थी H, दूसरी की H, तो हमारी हाइट 2 टाइम्स हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये जनरल फार्मूला आप लिख लें अपने पास कि वर्क डन इन स्टैकिंग nth ब्रिक। तो वर्क जो है वो nth ब्रिक के लिए क्या होता है, n-1 MGH। देखें, n सिंपली अगर हमारे पास फर्स्ट ब्रिक थी तो 1 - 1 0, इसका मतलब पहली ब्रिक के लिए कोई वर्क नहीं किया। n अगर हमारे पास 2 हो तो 2 - 1 1 यानी कि MGH, तो वर्क 2 हमारा क्या आ जाएगा, MGH। इसी तरह अगर n 3 हो तो हमारे पास 3 - 1 आएगा 2, और तो ये बन जाएगा 2 MGH W3 के लिए। इसी तरह फाइनली W10 के लिए क्या बन जाएगा, 9 MGH। तो आगे देखें, ये सारा लिखा है मैंने, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क डन ऑन फर्स्ट ब्रिक प्लस वर्क डन ऑन सेकंड ब्रिक प्लस एंड सो ऑन टू वर्क डन ऑन 10th ब्रिक। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस सो ऑन टू W10। अब फर्स्ट
तो ब्रिक के लिए हमने कोई वर्क ही नहीं किया तो W1 0, और सेकंड के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या है mgh। इसी तरह W3 के लिए 2 mgh, और जब W10 होगा तो 9 mgh होगा। क्या होगा? 9 mgh। तो इन सब को ऐड कर लेंगे तो W का आंसर आ जाएगा 45 mgh। ठीक है, तो 45 मैस था 1.5, जी था 9.8, हाइट थी हमारे पास थिकनेस यानी कि 0.06। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा 40 जॉल। अब ये तो थी इसकी लेंथी डेरिवेशन, लेकिन अगर ये पेपर में MCQs आ जाए तो इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, लिख लें अपने पास फार्मूला कि वर्क डन ऑन स्टैकिंग द ब्रिक्स इज इक्वल टू n लिखें n ब्रैकेट n-1 divided by 2 multiply by mgh where n is the number of bricks। क्या मैंने कहा? n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। जो फार्मूला अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, तो फार्मूला है n है 10, फिर मैंने कहा n-1 यानी कि 10-1 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2, तो सो आंसर आ गया 45 mgh। तो देखें डायरेक्ट हम इस फेस पर आ गए। ठीक है, तो ये MCQs के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 4.4। अ कार ऑफ मैस 800 kg ट्रेवलिंग एट 54 km/h is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What has happened to the original kinetic energy? स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। मैस ऑफ अ कार है 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार VI 54 km/h। तो इसे सबसे पहले हम SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे जो कि मीटर पर सेकंड है। तो देखें 54 किलो की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1000, 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मीटर एज इट इज़ रहेगा। और पर आवर जो है ये हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट जो है ईच मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 3600। तो पर आवर को हम रिप्लेस कर देंगे 3600 पर सेकंड से। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 मीटर पर सेकंड। आगे वो लिखता है कि कार जो है वो रेस्ट पर आ गई है, तो इट्स मीन कि उसकी फाइनल वेलोसिटी VF क्या हो गई है 0 मीटर पर सेकंड, और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 60 मीटर। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, कार रुकी है, रेस्ट में आई है, तो कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। FD इज इक्वल टू 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। F डिस्प्लेसमेंट 60 इज इक्वल टू 1/2, मैस आ गया 800, VF 0 माइनस 1/2, मैस अगेन आ गया 800 और VI 15 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर ले लें और सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा F60 जो है ये हमारी लेफ़्ट साइड पर रहेगा, राइट साइड पर आ जाएगा -90,000। ठीक है, जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो फोर्स आ जाएगी -1500 न्यूटन, -1500 न्यूटन। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इस फोर्स के साथ नेगेटिव साइन है, तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिक्रीज आ रहा है और अपोजिंग फोर्स है। सो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हैज़ यूटिलाइज इन टू वर्क डन अगेंस्ट रोड फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है जी। लास्ट वन न्यूमेरिकल आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.5। 1000 kg automobile at the top of an inclined 10 meter high and 100 meter long is released and rolls down the hill. What is the speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 Newton? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व होगा और ये फ्रिक्शन का केस है। तो यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का रिलेशन हम यूज़ करेंगे। तो देखिए मैस ऑफ अ कार कितना है 1000 kg, हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जो है वो है 100 मीटर।
और एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 480 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, potential energy of the car at top is equal to the kinetic energy of car at bottom plus work done against the friction. So loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy plus work done against friction. mgh is equal to 1 by 2 mv square plus fs. तो यहाँ से जो है जी हम fs को इधर ले जाएंगे तो 1 by 2 mv square आ जाएगा mgh माइनस fs। पहले इसको पुट कर दें, 1 by 2 मैस की जगह आ गया 1000, वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैस अगेन 1000, जी 9.8 और एच है 10 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 480 और जो एस है हमारे पास वो है जी 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50,000 राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पर आंसर आ जाएगा 500 वी स्क्वायर। तो 500 को डिवाइड कर देंगे 50,000 से, ठीक है जी, तो हमारे पास वी स्क्वायर आ जाएगा 100। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।